मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से जो कहानी निकालने वाले हैं ना, वो मतलब कोई साधारण कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल साधारण नहीं है। आज हमारे सामने जो रिसर्च और नोट्स रखे हैं ना, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में है जिनके नाम से ही देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीद उधम सिंह। हम उनके जीवन, उनके उस अदम्य साहस और खास तौर पर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस प्रतिशोध पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। सही कहा आपने। पर एक बात है, जो चीज इस विषय को सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। हाँ, ये चर्चा मुख्य रूप से उस 21 साल के लंबे, बिल्कुल खामोश और फौलादी संकल्प के बारे में है। सोचने पर मजबूर कर दे कि एक इंसान का इरादा और उसका धैर्य किस हद तक जा सकता है। एग्जैक्टली। आज जो हमने ये रिसर्च पढ़ी है ना, इसका असली मकसद सिर्फ तारीखों या इतिहास के किसी एक अध्याय को दोहराना नहीं है। अगर हम इन नोट्स की गहराइयों में जाएं तो ये असल में एक इंसान के गजब के मेंटल फोकस और कभी ना टूटने वाले इरादे की एक बहुत बड़ी स्टडी है। ये उस 21 साल के लंबे इंतजार और एक अकेले व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए न्याय के संकल्प को समझने का प्रयास है, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि जब कोई लक्ष्य बिल्कुल असंभव सा लग रहा हो, सामने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सत्ता हो, तो ऐसी धैर्य और दृढ़ता की कहानियां किसी के लिए भी कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं। सही बात है। यह हमें दिखाती हैं कि अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो इंसान समय और परिस्थितियों दोनों को अपने संकल्प के आगे झुकने पर मजबूर कर सकता है। खैर, जब मैं आज के ये नोट्स देख रही थी तो उनके शुरुआती जीवन के बारे में जो लिखा है वो काफी संघर्ष भरा लगता है। बहुत ज्यादा। इसमें एक ऐसे बच्चे का जिक्र है जिसने दुनिया को ठीक से समझने से पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था। अनाथालय की वो जिंदगी, मतलब वो अपने आप में कितनी मुश्किल रही होगी। उन मुश्किलों का अंदाजा लगाना भी आज हमारे लिए शायद कठिन है। देखिए, 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में उधम सिंह का जन्म हुआ था। और बहुत ही छोटी उम्र में माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनकी परवरिश अमृतसर के एक अनाथालय में हुई। वो एक ऐसा दौर था जब किसी भी अनाथ बच्चे के लिए जिंदगी का हर एक दिन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता था। हाँ, जीवन में कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई अपना कहने वाला नहीं था। बिल्कुल। और इसी संघर्ष के बीच वो बड़े हो रहे थे। और शायद यही वजह थी कि जिस इंसान का अपना कोई सगा परिवार नहीं था, उसने अपने देशवासियों को ही अपना परिवार मान लिया था। सही पकड़ा आपने। लेकिन फिर इन नोट्स में जिक्र आता है 13 अप्रैल 1919 का, एक ऐसा दिन जिसने केवल उस युवा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये दिन इतना निर्णायक कैसे बन गया? इस दिन का कॉन्टेक्स्ट समझना यहाँ बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार था। हाँ। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हैं कि उधम सिंह उस समय उसी जलियांवाला बाग में मौजूद थे। वहां कोई युद्ध या दंगा नहीं हो रहा था। लोग बस अपने त्योहार के दिन एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। एकदम शांत माहौल था। हाँ, और तभी वो भीषण त्रासदी हुई। ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर उस निहत्थी, शांत और बेगुनाह भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। ये तो अमानवीयता की सारी हदें पार करने वाला कृत्य था। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात जो इन दस्तावेजों से सामने आती है वो ये है कि पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल उडवायर, उसने इस बार्बर और दमनकारी नीति का पूरी तरह से समर्थन किया। उसने डायर के इस कदम को सही ठहराया। जरा उस युवा उधम सिंह के नजरिए से सोचिए। हाँ, मैं वही सोच रही थी। एक तो अनाथ होने का संघर्ष, ऊपर से अपने ही परिवार यानी अपने देशवासियों को अपनी आंखों के सामने इस तरह बेरहमी से मरते हुए देखना। इस भयानक अन्याय ने उनके भीतर प्रतिशोध और न्याय की एक ऐसी आग को जन्म दिया जो अगले कई दशकों तक बुझने वाली नहीं थी। नोट्स में ये भी बताया गया है कि उसी खून से सनी मिट्टी पर खड़े होकर उधम सिंह ने इस अन्याय का बदला लेने की शपथ ली थी। एक ऐसा संकल्प जिसने उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य तय कर दिया। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, जब कोई इंसान अपने सामने इतना बड़ा अन्याय होते देखता है तो क्या वो तुरंत कोई कदम नहीं उठाता? आमतौर पर तो लोग गुस्से में आकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है।
देखिए, जब अन्याय होता है तो आमतौर पर दो ही चीजें होती हैं। या तो इंसान खौफ खाकर पीछे हट जाता है, या फिर वो आक्रोश में आकर बिना सोचे समझे कोई तत्कालिक कदम उठा लेता है, जिसका नतीजा अक्सर उसी के नुकसान में निकलता है। हाँ, ज्यादातर यही होता है। लेकिन उधम सिंह के मामले में कुछ और ही हुआ। उन्होंने उस अथाह दर्द को, उस भयंकर गुस्से को एक बहुत ही अनुशासित संकल्प में ढाल लिया। उनकी वो शपथ कोई खोखला वादा या जज्बाती नारा नहीं थी। वो एक जीवन भर का मिशन बन गई थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो मुझे नोट्स को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। वो इंतजार। हाँ, वो 21 साल। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 21 साल का इंतजार। आज के दौर में जब हमारा ध्यान कुछ ही सेकंड में एक चीज से दूसरी चीज पर भटक जाता है, जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने पूरे 21 साल तक, मतलब 7600 से ज्यादा दिनों तक अपने मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य को जिंदा रखा। ये 21 साल का लंबा इंतजार अपने आप में एक अकल्पनीय बात लगती है। 21 साल की अवधि को हमें केवल कैलेंडर के बीतते हुए सालों की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक अधिक फोकस का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला या गुस्से में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था। सही कहा। ये एक बेहद सोची समझी, संयमित और न्याय के प्रति पूरी तरह से समर्पित यात्रा थी। हाँ। 21 साल का मतलब है कि हर सुबह उठकर उसी एक घटना को याद करना, उसी चीख पुकार को महसूस करना और उसी संकल्प को दोहराना। बिल्कुल। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नजरों से बचकर अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाना। ये उस व्यक्ति के दिमागी मजबूती को दर्शाता है जिसने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए होम कर दी। 21 साल तक अपने अंदर की उस आग को न तो बुझने देना और ना ही उसे बेकाबू होने देना। ये सच में किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, 13 मार्च 1940। वो 21 साल का संकल्प अब अपने अंतिम मुकाम पर था। जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। अगर हम उस दृश्य की कल्पना करें तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का दिल था। वहां एक सभा चल रही थी और उसी सभा में वो व्यक्ति मौजूद था जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के खून को सही ठहराया था, माइकल ओ डायर। और फिर कैक्सटन हॉल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को वहीं ढेर कर दिया। अगर हम इस घटना को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। हाँ, ये 21 साल के उस खामोश इंतजार का विस्फोट था। और यहाँ एक और बहुत ही खास पहलू सामने आता है जो इस घटना को इतिहास में हमेशा के लिए एक अलग मुकाम पर ले जाता है। अच्छा, वो क्या? जब उधम सिंह ने गोली चलाई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? नोट्स बताते हैं कि वो वहां से भागे नहीं। उन्होंने कोई छिपने या भागने का प्रयास ही नहीं किया। बिल्कुल यही बात। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने बहुत ही निडरता से, बिना किसी पछतावे या खौफ के कहा कि ये जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए न्याय था। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, क्योंकि उनका वहां से ना भागना और भारी अदालत में अपने कृत्य की जिम्मेदारी लेना, ये कदम उनके काम को एक साधारण हत्या की श्रेणी से निकालकर एक ऐतिहासिक न्याय की स्थापना में बदल देता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उसी के घर में, उसी की राजधानी में घुसकर यह बताया कि भारतीय अपने खून का हिसाब लेना जानते हैं। सचमुच सोचने वाली बात है ये। उन्होंने उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसने इतने सालों तक उन्हें और उनके देश को न्याय नहीं दिया था। वो चाहते तो गोली मारकर भीड़ का फायदा उठाकर भाग सकते थे। बिल्कुल, अपनी जान बचा सकते थे आराम से। लेकिन उन्होंने जानबूझकर मौत का रास्ता चुना ताकि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और फिर आता है उनके बलिदान का दिन। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले अदालत और पुलिस की कार्यवाहियों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। यहीं पर इस कहानी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक सामने आता है। वही नाम वाली बात ना? हाँ, जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम उधम सिंह नहीं बताया। उन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम, मतलब राम मोहम्मद सिंह आजाद, भारतीय इतिहास में एकता और अखंडता का शायद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इस नाम के पीछे की सोच का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। सही बात है।
हमें उस समय के हालात देखने होंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति उस वक्त अपने चरम पर थी। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा था। हाँ, उनके बीच नफरत के बीज बोई आ रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में एक व्यक्ति जो खुद मौत के मुहाने पर खड़ा है, वो जानबूझकर एक ऐसा नाम चुनता है जो उन सभी दीवारों को तोड़ देता है। पर एक सवाल आएगा यहाँ, अंग्रेज तो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे थे, तो क्या उधम सिंह ने ये नाम उन्हें सिर्फ चिढ़ाने के लिए रखा था या इसके पीछे कोई और बड़ी वैचारिक सोच थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिक सोच थी। ये सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए नहीं था। अगर आप इस नाम को देखें, इसमें हिंदू धर्म का प्रतीक राम, हाँ, इस्लाम का प्रतीक मोहम्मद और सिख धर्म का प्रतीक सिंह शामिल हैं। और इन सब के अंत में जो शब्द है वह है आजाद, जिसका सीधा मतलब है स्वतंत्रता। वाह। वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि हमारा लक्ष्य एक है, हमारी पहचान एक है, और वो पहचान है भारत की आजादी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते समय भी ये सुनिश्चित किया कि उनके देशवासियों के बीच एकता का संदेश जाए। ये नाम सिर्फ एक पहचान छिपाने का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती थी। उनकी दूरदृष्टि देखिए, वो सिर्फ एक बदला लेने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे जो चाहते थे कि उनका देश धर्म के नाम पर कभी ना बटे। बिल्कुल, वो दुनिया को और विशेषकर ब्रिटिश हुकूमत को ये साफ संदेश दे रहे थे कि भारत की आत्मा एक है और उसे धर्म के नाम पर तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी महान बलिदान के कई दशकों बाद 1974 में उनके अवशेषों को सम्मानपूर्वक भारत लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये इस बात का प्रतीक है कि देश ने उनके उस सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया। उनका वो संकल्प आज भी इस मिट्टी में जिंदा है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और इन सभी दस्तावेजों को समेटें, तो हमारे इन स्रोतों से 3 बहुत ही स्पष्ट और मुख्य निष्कर्ष यानी टेकअवेज निकल कर आते हैं। पहला तो यही है कि उधम सिंह का जीवन जलियांवाला बाग के उन सैकड़ों बेगुनाह शहीदों के प्रति न्याय की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब एक पूरे देश की कानून और व्यवस्था ने उन शहीदों को न्याय देने से साफ इनकार कर दिया, तो एक अकेले व्यक्ति ने खुद वो न्याय सुनिश्चित किया। और दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और आवाज दी। हाँ, क्योंकि लंदन में हुआ था सब। बिल्कुल, लंदन के बीचों बीच ब्रिटिश सत्ता के सबसे सुरक्षित केंद्र में जाकर ऐसा कदम उठाना, ये इस बात का खुला ऐलान था कि भारत अब चुपचाप अत्याचार सहने वाला देश नहीं रहा। सही बात है। इसने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींच लिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश गया कि आजादी की ये लड़ाई अब किसी भी हद तक जा सकती है। और तीसरा और मुझे लगता है शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि उधम सिंह का जीवन आज भी युवाओं में राष्ट्रभक्ति, त्याग और अदम्य साहस की एक अटूट प्रेरणा जगाता है। उनका 21 साल का वो धैर्य हर किसी को ये सिखाता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, हाँ, अगर संकल्प सच्चा है तो उसे पाया जा सकता है। उधम सिंह का जीवन साहस और देशभक्ति का एक ऐसा विलक्षण उदाहरण है जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस पूरी गहन चर्चा के अंत में और उधम सिंह के इस पूरे जीवन दर्शन को समझने के बाद ये विषय हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। जब सत्ता के कानून ही अन्यायपूर्ण हो, तो क्या सच्चा न्याय पाने के लिए इंसान को उन कानूनी दायरों से बाहर जाना पड़ता है? उधम सिंह का वो कदम क्या सिर्फ एक बदला था, या फिर एक ऐसे देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती जिसने खुद न्याय करना ही छोड़ दिया था? धन्यवाद। और हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।